मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक हो आप सब लोगों को। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और तमाम अहले इस्लाम को, हमारे देखने वालों को जागो लाहौर की जानिब से, जागो लाहौर की पूरी टीम की जानिब से आज जुम्मे का अजीम दिन है, बहुत बहुत मुबारक। और दिन का आगाज़ खूबसूरत से जुम्मे की मुनासबत से हदीस शरीफ से ही करते हैं और उसका मफ़हूम बयान करती हूँ आप लोगों के साथ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत माफ़ हो जाएगी, लेकिन गुनाहों को ज़ाहिर करने वाले माफ़ नहीं होंगे। और गुनाहों को ज़ाहिर करने में से ये है कि एक शख्स, सपोज़ कर लें कि एक शख्स रात को कोई काम करे और फिर सुबह को अल्लाह ने उसका वो ऐब छुपा दिया हो और वो कहे कि ए फ़लाँ मैंने रात को ऐसा ऐसा काम किया है, और अल्लाह ने उसका गुनाह तो छुपा दिया था और उसने सुबह को अल्लाह के सत्र को खोल दिया है। और अल्लाह पाक बड़ा ही रहम करने वाला है, हमें मुआफ़ भी कर देता है। लेकिन हम ख़ुद अक्सर गुनाह करते हैं और बजाय कि उस गुनाह पे हमें शर्मिंदगी हो और अल्लाह के हजूर हम लोग माफ़ी मांगे, हम बड़े फ़ख्र से वो बात दूसरों को बताते हैं, जताते हैं। असल में वो बात तो बता ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने गुनाह के गवाह भी बना रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो गुनाह जिसका सिर्फ़ आपको या फिर आपकी रब की ज़ात को पता हुआ होता है। और जब तक सिर्फ़ अल्लाह को पता होता है ना उस गुनाह के बारे में, तो मामला अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है, बशर्त ये कि सच्चे दिल से अगर तौबा कर ली जाए, माफ़ी मांग ली जाए। लेकिन अगर अल्लाह की अदालत से हट कर वो मामला लोगों में चला जाएगा ना, तो फिर अल्लाह की नाराज़गी को दावत देने वाला ही काम होता है। तो इसलिए जो काम अल्लाह और आपके दरमियान होता है उसको अपने दरमियान ही रखा जाए, ना कि दूसरों में, बाकी लोगों में उसका जिक्र किया जाए, बताया जाए और फ़ख्रिया तौर पर उस चीज़ को बयान किया जाए कि मैंने फ़लाँ चीज़ की है और फ़लाँ चीज़ की है। वो ऑलरेडी अल्लाह तो शायद हमें माफ़ कर दे वो जब चीज़ अल्लाह और हमारे दरमियान में हो, लेकिन वही चीज़ जब लोगों के दरमियान में जाएगी, 100 बातें होंगी और लोग जब उसका जिक्र करेंगे फिर लोग माफ़ नहीं करते हैं आपको, अल्लाह तो फिर भी माफ़ कर देता है। वो रहीम है, वो हमें माफ़ करने वाला है। लेकिन लोग जो है वो उस चीज़ के बारे में कभी नहीं भूलते हैं, कभी आपको माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो मामला आपके और अल्लाह के दरमियान है उसे अपने और अल्लाह के दरमियान ही रहने दें, तभी आपकी जो कह ले कि फ़जीलत और रहमतों की जो दरवाजे हैं ना वो खुलते हैं, वरना अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ही रहता है। और आज का दिन बड़ा बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे। और जनाब खालिक हकीकी ने बनी नूह इंसान को तख्लीक का आला तरीन शाहकार बनाया है और इंसान को मैसर कुदरत की अनमोल नेमतों में से एक अजीम नेमत हमारे कान भी हैं, जो कि आवाज़ के इर्तिकाश को वसूल करके दिमाग के हिस्से समात तक पहुँचाने का एक अहम किरदार अदा करते हैं। और इंसानी कान 3 के हिस्से से मुशाहबत रखता है। ताम हर साल तीसरे महीने की 3 तारीख को कान की सेहत के आलमी दिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। और आलमी दिन के मनाने का मकसद अवाम में सुनने की सलाहियत के बारे में शऊर उजागर करते हुए उन्हें कान की बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करना भी है। और इस दिन का मकसद लोगों को कान की अहमियत और समात की बीमारियों से आगाह रखना है और अवामी सतह पर आगाही देना और बताना कि सुनने की ताकत इंसान के लिए कितनी अहम है और वो कान की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। और तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 46 करोड़ 60 लाख अफराद क़ुव्वत समात की कमी का शिकार हैं, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक दरमियानी या फिर कम आमदनी वाले तबके से होता है, जो महदूद वसाइल के सबब अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। जबकि ज़्यादातर केसेस में बर वक्त तशखीस ना होने की वजह से भी समात के मसाइल पेश आ सकते हैं। ताहम समात से मुतालिक कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इनका इलाज और एहतियात किस तरह की हमें बरतनी चाहिए, इन तमाम तर सवालात पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दानिश हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर दानिश, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया मुनीबा, आज मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी आपने। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है समात के हवाले से। अक्सर औकात हमारे जो ओल्डर एज के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें ये मसला हम कॉमन देखते हैं
कि उनको सुनने की जो उनकी कुव्वत है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हाँ है। जी, एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को लोगों में आमतौर पर शऊर नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जो शख्स इस मसले से गुजर रहा है बेसिकली वो इसको फील नहीं करता। आपके साथ जो शख्स है जो सुन रहा है आपको, वो जब नोट करता है कि आप बार बार कहते हैं जी क्या कहा आपने, थोड़ा सा ऊंचा बोले या ऐसा, टीवी ऊंची आवाज में अगर देख रहे हैं तो उसको ये डिटेक्ट होता है कि शायद इनका कोई सुनने का मसला है। अच्छा। इसी तरह छोटे बच्चों में स्कूल में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है। टीचर्स ये बताते हैं कि आपका बच्चा ऊंचा सुनता है। जी जी। तो इस किस्म के केसेस में हमें वो डिटेक्शन हो जाती है। जहाँ तक इसकी कॉजेज़ का ताल्लुक है तो बड़े लोगों में या कह लें 50 के बाद जो ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है उसमें इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपके जो न्यूरॉन्स हैं जो आपकी समात को दिमाग तक लेकर जाते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अच्छा। इसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। ओके। समात की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक कंडक्टिव है और दूसरी है सेंसरी न्यूरल। ओके। कंडक्टिव ऐसे समझ लें कि जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपका फ़ोन का रिसीवर ख़राब है, यानी कि आप आवाज़ को रिसीव ही नहीं कर पा रहे, वो मसला आपके कान में होगा। अच्छा। उसके बाद सेंसरी न्यूरल ये है कि आप आवाज़ जा तो रही है लेकिन आगे से तार कटी हुई है, यानी आपके दिमाग तक जिस न्यूरॉन ने उसको लेकर जाना है उस न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम है। मतलब ये दो तरह के केसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ तक ये रिसेप्शन वाला प्रॉब्लम है उसमें तो चांसेस होते हैं कि आप सर्जरी के थ्रू, जैसे ओटोस्क्लेरोसिस एक प्रॉब्लम है वो सर्जरी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन सेंसरी न्यूरल जो प्रॉब्लम है जिसमें अगर आपकी तार ही कटी हुई है उसमें बेहतरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो रिवर्सेबल नहीं है, वो बीमारी रिवर्सेबल नहीं है कि इलाज के बाद भी उसको ठीक किया जा सके, उसके ऊपर काबू पाया जा सके। मतलब वो अगर आपकी हेयर लॉस है तो वो सारी जिंदगी वैसे ही रहेगा आपके साथ। जी बिल्कुल। तो इसके मतलब बुनियादी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या ये जेनेटिकली भी फैमिली में भी रन कर रही होती है ये बीमारी, या फिर ये बाहर इन्वायरमेंटल ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे कानों की बीमारियां होती हैं? जो कॉमन फैक्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है जेनेटिक। बहुत सी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो कि उनको हम वो प्रिवेंटेबल भी नहीं होती कि अगर बच्चा पैदा हुआ उसको एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसकी वजह से उसके कान समाज से महरूम है या पार्शियली या कंप्लीट, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। बच्चों में सबसे बड़ी वजह ये है। उसके बाद दूसरा होता है मदर में किसी किस्म का इन्फेक्शन था, उसकी वजह से जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उसके कानों में समात का प्रॉब्लम आ गया। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके खाने से आपके कान डैमेज हो सकते हैं। इसमें एस्प्रिन, लेसिक्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, जेंटामाइसिन, कई ऐसी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर्स को भी एहतियात करना चाहिए जब वो ऐसी ड्रग्स किसी को प्रेस्क्राइब करते होते हैं। हाँ जी। कि कहीं ये इसके कान के लिए नुकसानदेह तो नहीं होगी। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं, मिडिल एज के लोग, उनमें अक्सर कान की वैक्स एक जो समात का मसला पैदा करती है, ये आर्जी तौर पर होता है कि आपकी वैक्स हार्ड हो जाती है। कान के अंदर अल्लाह ताला ने जो वैक्स का एक निज़ाम बनाया है, गलती हम लोग अक्सर ये करते हैं कि ईयरबड लेकर उससे कान की सफाई शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कान के अंदर ईयरबड इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बारहा हम उनको ये बताते रहते हैं कि आपने ईयरबड यूज़ नहीं करनी, लेकिन अक्सर ये कहते हैं कि नहीं हम तो नहाने के बाद करते हैं ईयरबड। हाँ एग्जैक्टली। तो इसका सलूशन, आप तो ईयरबड कह रहे डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे तो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। मर्द हजरात चाबियां भी, कीज जो है उसके साथ भी अपने कान में खारिज कर रहे होते हैं। देन ये जो हम लोग पिन लगाते हैं, हेयर पिन लगाते हैं, वो भी यूज कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी कान खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, इससे तो कान का पर्दा भी फट जाता है और उससे आपकी समात डैमेज हो जाती है। ओके। तो इसका हल ये होता है, लोग कहते हैं जी कान में खारिश हो तो कैसे करें, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि कान के ऊपर ये जो आप ऐसे कान को बंद करें और बाहर से इसको करें इस तरह। आपके जो कान के अंदर खारिश है उसको तशफ़ी हो जाएगी। कान के अंदर कोई चीज़ ना डालें बल्कि इस तरह से उसको आप बाहर से खारिश करें, यू विल फील बेटर। मतलब इस तरह की एयरबड्स वगैरह कोई चीजें नहीं हमें यूज करनी चाहिए। ये नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपके कान में ईयर वैक्स प्रोड्यूस होती रहती है और रिमूव होती रहती है। अच्छा। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उसने बाहर आना होता है
और वो यहाँ आपके कान के बाहरी हिस्से में गिर जाती है। अगर सम टाइम आप नोट करें, यहाँ पर आपको गिरी हुई महसूस होगी। सिर्फ बाहर से आप उसको साफ कर दें, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि नहाते हुए उनके कान में पानी चला जाता है। अक्सर लोगों को ये मसला होता है। उसके बाद वो ईयरबड से उसको खुश्क करने की ट्राई करते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि प्रिवेंट करें इस चीज़ को कि आपके कान में पानी जाए ही ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉटन के ऊपर पॉलीफैक्स या वैसलीन लगाकर नहाने से पहले दोनों कानों में दे लें, अगर आपके कान में पानी जाने का मसला है तो। नहीं तो पानी भी जाएगा तो वो भी हमारे कान को डैमेज करेगा। जी, डैमेज करता है। पानी भी इन्फेक्शन का कॉज बन जाता है। ओके, ठीक है। बैक्टीरिया को एक फेवरेबल माहौल मिल जाता है। तो अगर आपको ये मसला फील होता है पानी जाने वाला, तो कॉटन के ऊपर पॉलीफैक्स लगाएं या वैसलीन लगाएं और दोनों कानों में दे लें। उससे ये होगा कि नहाते वक्त पानी आपके कान में नहीं जाएगा। और दूसरा, अब एक ये भी आम प्रैक्टिसेस हैं डॉक्टर साहब हमारे माहौल में, हमारे माशरे में, घरों में, कि हमारे कान में हल्की सी कोई दर्द भी होना शुरू हो जाती है तो हम खुद ही से प्रिस्क्राइब अपने आप को ही कर लेते हैं। बहुत सी ऑइंटमेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ऑयल्स डाल लेते हैं, तो ये कितनी गलत प्रैक्टिस है? अच्छा, बहुत से केसेस में अक्सर मरीजों को समझाया जाता है कि आपने कान में कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई ड्रॉप्स यूज़ नहीं करने। मसला ये है कि कुछ हमारे अपने ही डॉक्टर हजरात जो इस चीज़ का इल्म नहीं रखते, और कुछ क्वैक्स या जो गली मोहल्लों में मौजूद होते हैं, इजीली एक्सेसिबल लोग होते हैं, वो आपको कोई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है, कान के बाहर का इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस इंटरना या मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है वो कान के अंदर का इन्फेक्शन है। अच्छा। तो बाहरी इन्फेक्शन में तो वो ड्रॉप्स आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक डायरेक्ट जाके वहाँ पे असर करे, लेकिन अगर अंदरूनी कान का मसला है तो उसमें ड्रॉप का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आपको कान में प्रॉब्लम हो, आपने एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाना है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो एटलीस्ट, उससे आप अपना मुआयना करवाएं ताकि वो बता सके कि आपका जो मसला है वो बाहर का है या अंदर का है, और आपको किस दवाई की ज़रूरत है, ड्रॉप्स की ज़रूरत है या नहीं। तो डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह, मतलब इसको एहतियाती तदबीर क्या हमें अपनानी चाहिए अगर किसी को बीमारी हो जाती है कान की समात के हवाले से, उन्हें कोई मसला आ जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? आप प्रिवेंटेबल कॉजेज़ जो हैं जिनसे हम बच सकते हैं जी। एक बहुत बड़ा मसला ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में वो है शोर का मसला। शोर की आलूदगी जो है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये प्रॉब्लम बहुत कम है, हाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आलूदगी जो पैदा होती है शोर की, सड़कों के ऊपर गाड़ियों के हॉर्न और कई तरह की ऊंची आवाज़ें, फंक्शंस के ऊपर लाउड म्यूजिक, लाउड स्पीकर्स लगे और जैसे आजकल नौजवानों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो हैंड्स फ्री इस्तेमाल करते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं, हैंड्स फ्री लगा लेते हैं कानों में, ऊपर से हेलमेट पहनना होता है, को पता नहीं चल रहा होता पीछे क्या आ रहा है। और एक तो वो ज़्यादा शोर पैदा होता है, दूसरा जब वो ऐसी हैंड फ्री लगाते हैं जो फिक्स हो जाती है कान में, तो उससे एयर प्रेशर भी बढ़ता है, तो आपका कान एक सेंसिटिव चीज़ है, वो डैमेज हो जाता है। ईयर ड्रम भी डैमेज हो सकता है। कुछ लोग जो ऐसे हेडफोन यूज करते हैं जो कान को कवर करते हैं, वो भी बहुत डैमेजिंग है। उसके लिए बैक्टीरिया, उसमें ये होता है कि बैक्टीरिया के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो हैंड फ्री का इस्तेमाल, एक तो उसमें वक्फा डालना बहुत ज़रूरी है, मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर कानों को रेस्ट देनी चाहिए। अच्छा, हम फ़ोन भी तो कान को लगा के सुनते हैं ना, उसकी वजह से भी कहते हैं कि हमारी समात ख़राब हो सकती है क्योंकि उसके अंदर से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं। ऐसा नहीं है, फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऊंची आवाज़ अगर बार बार कान में पड़ेगी तो उससे होता है। अक्सर औकात जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जो मेहमान आते हैं यहाँ पर, जिनको हैंड फ्री लगाकर बात करनी पड़ती है, ऑनलाइन जिनसे बात होती है, जी। वो इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि जी हमें तो प्रोफेशन है या ऐसी हमारी मजबूरी है कि हमें वो लगाना पड़ता है, लगाना है। तो उनको हम ये मशवरा देते हैं कि आप बीच में रेस्ट लिया करें, मुसलसल ना लगाया करें। यानी जब भी आपके पास टाइम हो तो उसको उतार दिया करें, जब बहुत ज़रूरी है सिर्फ तब उसको इस्तेमाल करें। मुसलसल लगाने से आपके कान में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है और आपकी हेयरिंग भी डैमेज हो सकती है। अच्छा, बहुत से बुजुर्ग हजरात होते हैं या हमारे बच्चे भी होते हैं जिनको कान का आला भी लग जाता है, जो नहीं सुन पा रहे होते हैं, वो उस हवाले से हमें बताइए, क्या वो भी हमारे दिमाग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, कान के आले के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। हाँ जी।
एक तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ऐसे ही है। हेयरिंग लॉस में जो ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग ऐसे होते हैं जो हेयरिंग एड से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ओके। लेकिन ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो उसको अप्रोच ही नहीं कर पाते। ये एक महंगी डिवाइस है। अच्छा। तो गवर्नमेंट के लेवल पे ये चाहिए, या जो भी मुखैर हजरात हैं, कि आप जो गरीब लोग हैं, समाज से महरूम हैं, उनको इस किस्म की डिवाइसेस देने का कोई प्रोग्राम शुरू करें। तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। हेयरिंग एड का जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की जैसे बात हुई, उसमें भी हेयरिंग एड से उसको ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन मेन चीज़ वही है कि लोग अफोर्ड नहीं कर नहीं पाते, या उनको इतना शऊर नहीं होता। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैलाई जाती हैं कि आप आला लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, मज़ीद मसला हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शऊर पैदा किया जाए, लोगों तक एक्सेस किया जाए। जिन लोगों को सुनने का प्रॉब्लम है, पहले तो उनके टेस्ट किए जाएं। अक्सर लोग तो टेस्ट की हद तक ही नहीं पहुंच पाते। उनकी अप्रोच नहीं होती किसी बिग सिटी तक या किसी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी तक, जहां पर वो अपने कान टेस्ट करवा सकें, डायग्नोज कर सकें कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है और उसका सलूशन क्या होगा। ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनमें अक्सर कॉकलियर इम्प्लांट एक ऑप्शन होती है। अच्छा। तो ये अगर इंटरनल ईयर का प्रॉब्लम हो तो उसमें 5 साल से छोटे बच्चों में अगर कॉकलियर इम्प्लांट कर दिया जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा। अगर 5 साल के बाद करते हैं तो भी उसका फ़ायदा होता है, लेकिन उससे ये है कि प्रॉब्लम ये आती है, बच्चा बोलना कैसे सीखता है? जब वो सुनता है तो वो बोलना सीखता है। exactly, और अगर पहले 5 साल उसने सुना नहीं है तो वो फिर बोलना नहीं सीख पाता, या बहुत कम बोलना सीख पाता है। ठीक है। यानी एक बहरा जो शख्स है वो ऐसे ही है कि आप फ़र्ज़ करें कि सारा दिन आपके कान में कोई आवाज़ ना पड़े, कोई शख्स आपसे बात ना करे, तो वो जो शख्स है उसके लिए एक दिन नहीं, सारी ज़िंदगी इस तरह की होती है कि उससे कोई बात नहीं करता, कोई आवाज़ उसके कान में नहीं पड़ती। तो उसके साथ साथ डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंजेस और कई तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेलबींग के लिए हमें ज़रूरी है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको हेल्प करें, हेयरिंग एड्स उनको लगवा कर दें। अच्छा, दूसरा ये कि कौन से स्टेज पे ये हमें लगवाना चाहिए हेयरिंग एड डिवाइस जो है, जिसके बाद इस बीमारी को या कान की जितनी बीमारी है उनको काबू किया जा सकता है, और अगर लास्ट स्टेज पे लगेगी तो बिल्कुल फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है इसका क्या? इसमें यह है कि आपका टेस्ट किया जाता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं उसको, और बच्चों में कई तरह के टेस्ट होते हैं, बेरा वगैरह। उसमें आपको उसके टाइप का पता चल जाता है कि सेंसरी न्यूरल डेफनेस कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वीयर है। ठीक है। और अगर वो मिक्स टाइप है तो उसका लेवल कितना है। कंडक्टिव डेफनेस है तो वो मॉडरेट है, माइल्ड है, स्वीयर है। तो उसको हम कंपैरिजन करके तो असेस करते हैं कि इसको आला लग सकता है या नहीं। और जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये बेनिफिट इसको होगा आले से, अच्छा। उसके बाद डिफरेंट क्वालिटीज़ के और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के आले होते हैं जो उसको टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट के ऊपर। ये नहीं होता कि एक फिक्स आला है जो पेशेंट को ठीक कर देगा। डिफरेंट आले ट्राई किए जाते हैं, तो उनमें से जो उसको मुवाफिक आ जाए वो उसके लिए ठीक रहता है। तो बहुत ज़्यादा अगर एंड स्टेज है जिसमें बिल्कुल ही नर्व डैमेज हो चुका है, उसमें फिर ये नहीं किया जा सकता। लेकिन मोस्टली 80 to 90% तक हेयरिंग एड से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हमें बता दें कि इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं कि आपके कान की जो समात है वो ख़राब होना शुरू हुई है, उसके इनिशियल स्टेजेस क्या हैं और अलामात क्या हो सकती हैं? सबसे पहली स्टेज तो यही होती है कि जब कोई शख्स आपको कहना शुरू कर दे कि मुझे बात रिपीट करनी पड़ती है, तुम पहली दफ़ा बात नहीं सुनते। अच्छा। यानी कि आपके इर्द गिर्द के लोग इसको फील करते हैं। दूसरे इसके साइन में आ जाता है कि आप ऊंची आवाज़ में सुन रहे हैं टीवी, कोई आपको कहता है आवाज़ कम करें तो आप कहते हैं मुझे आवाज़ नहीं आती। इसका मतलब है कि आपकी समात नॉर्मल से कम हो गई है। इसी तरह छोटे बच्चों में डिटेक्ट करने के लिए मदर्स अक्सर फील करती हैं कि ये बच्चा सुनता नहीं है। exactly. वो रिस्पॉन्ड नहीं करता आवाज़ को, या मदर फील करती है सबसे पहले, या उसके बाद दूसरे रिलेटिव भी फील कर सकते हैं कि इस बच्चे को कोई सिग्नल दिया जाए साउंड का, आवाज़ का, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इस तरह के इनिशियल साइंस होते हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बच्चे की समात का कोई मसला है। तो फौरी तौर पर हमें उसकी टेस्टिंग और डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, ना ये कि हम मशवरे लेते फिरें, कोई किसी दोस्त से ले लिया, किसी फैमिली मेम्बर से ले लिया। कुछ लोग अक्सर इस तरह के गलत मशवरे दे देते हैं, जी
ठीक हो जाएगा, आप अभी डॉक्टर के पास ना जाइएगा, वो आला लगा देंगे। बहुत ज़्यादा इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते हैं। तो बेस्ट ये है कि जो ENT स्पेशलिस्ट है आप उसको एज सून एज पॉसिबल मिलें और अपने मसले का हल दरियाफ्त करें। बिल्कुल ऐसे ही अपनी बीमारी को डायग्नोज कराएं और उसके बाद उसका इलाज करवाएं, ताकि आपका बच्चा या आप खुद भी अगर इस बीमारी में मुब्तला हैं तो आप अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। डॉक्टर दानिश ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर दानिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कानों की बीमारियों के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और एहतियाती तदाबीर कैसी अपनानी चाहिए। तो जनाब ये आज के हमारा टॉपिक था और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सना खान मुस्तफ़ा हसन शाहिद नक्शबंदी ने बहुत ही जनाब खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की है और सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं और मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फजीलत और मर्तबे से नवाजा है, जैसे कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, वादिये मक्का को
तमाम वादियों पर, आबे जमजम को तमाम कुओं पर, मस्जिद हराम को तमाम मसाजिद पर, सफरे मिराज को तमाम सफरों पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमिनों पर, सहाबी को तमाम वलियों पर, नबी को तमाम सहाबों पर, और रसूल को तमाम नबियों पर, और रसूलों में ताजदार कायनात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास फजीलत के हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह बाज़ दिनों को बाज़ पर फजीलत भी अता फरमाई है, और यौम जुम्मा को हफ्ते के तमाम अयाम पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, और कबूलियत की सात को तमाम साइतों पर, और शब बारात को दीगर रातों पर फजीलत दी गई है। अहदीस मुबारका से शबानुल मौज़म की 15वीं रात की फजीलत और खसूसियत साबित है, जिससे मुसलमानों के अंदर इत्तबाउ अतात और कसरत इबादत का ज़ौक़ शौक़ पैदा करने की तरगीब हमें मिलती है। और अर्फ़ आम में इसे शब बारात यानी कि दोज़ख से निजात और आज़ादी की रात भी कहते हैं, और इस रात को ये नाम ख़ुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, क्योंकि इस रात रहमत खुदाबंदी के तुफ़ैल लातादाद इंसान दोज़ख से निजात हासिल करते हैं। तो मुसलमान इस रात में नवाफिल अदा करते हैं, कब्रस्तानों की ज़ियारत करते हैं, और एक दूसरे से मुआफ़ी भी तलब करते हैं। ताहम कुरान और हदीस की रोशनी में इस मुबारक रात की फजीलत जानेंगे, और इस मुक़द्दस रात में अल्लाह के हुज़ूर अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी कैसे हमें मांगनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हैं, उनको वेलकम कहते हैं, और हसान को भी जागो लाहौर में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद जागो लाहौर में, हसान आपको भी खुश आमदीद जागो लाहौर में। शब बारात डॉक्टर साहब बड़ा ही कह लें कि फजीलतों वाला दिन है, रात है जिसमें हम अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांग सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में इस हवाले से क्या फरमाया गया है? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। आज फिर अल्लाह की तौफ़ीक़ और एहसान से हम एक ऐसी अज़ीमुश्शान रात, एक ऐसी अल्लाह की तरफ से बख्शिश का, मग़फ़िरत का एक ऐसा ख़जाना, उसके हवाले से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसकी अहमियत और अज़मत पर उम्मत के 1500 बरस के सारे दानिश्वर मुत्तफ़िक़ हैं, और वो इसके हवाले से इसकी अहमियत के ऊपर अपने अपने अंदाज़ में इज़हार ख़याल करते रहे हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीन कामिल अता फ़रमाया, और दीन कामिल की निस्बत और ताल्लुक़ से मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से खैर के जितने इम्कानात उसकी मखलूक के लिए हो सकते हैं, उन सब से मखलूक को उस राज में शरीक कर लिया, और मखलूक को बताया कि कौन कौन से मौक़े हैं। वैसे तो अल्लाह की रहमत हर वक्त अपने बंदों की तरफ, अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जो रहती है, और अल्लाह मुख्तलिफ़ अंदाज से अपनी मखलूक को अपने हल्का रहमत में लेता रहता है। लेकिन कुछ मौक़े ऐसे अज़ीमुश्शान हैं, ऐसे मुनफरिद हैं कि जिनमें ये रहमत जो है उसका सैल बेपायाँ अपने बामे उरूज पर पहुँचा हुआ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से शब महराज की फ़जीलत के हवाले से इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि लगभग 25 के करीब असहाबे रसूल जो हैं उनसे इस पर अहादीस जो हैं वो मरवी हैं, और एक दर्जा आगे बाद दफ़ा ज़हन में ख़्याल आ जाता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शब बारात की निस्बत और ताल्लुक़ से कोई ऐसी बशारत या ऐसी फ़जीलत जो है वो वारिद हुई है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो 25 से ज़ायद असहाब से मुख्तलिफ़ हवालों से हम तक खैर की खबर जो है इस रात की निस्बत और ताल्लुक़ से पहुँची, और फिर इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक बहुत बड़ी तवील फ़हरिस्त है उन मुहद्दिसीन की जिन्होंने हदीस की किताबों में बाकायदा इस बाब की फ़जीलत के हवाले से न सिर्फ एतराफ़ किया, बल्कि इसकी निस्बत और ताल्लुक़ से बाकायदा बाब कायम किए। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो रात है इसकी उम्मत के हवाले से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की निस्बत और ताल्लुक़ के हवाले से कैसी मुनफरिद इज़्ज़त है। इसी निस्बत से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब बुनियत तालिबीन में ये बात लिखते हैं कि अल्लाह ने अर्श वालों, फ़र्श वालों के लिए जैसे 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, इसी तरह अल्लाह ने अल्लाह के अर्श वाली मखलूक है उसके लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं। उनमें से आप फरमाते हैं कि एक ईद शब कद्र है जो उमूमी तौर पे रमज़ान में जिसका अहवाल हमें मिलता है, और दूसरा शब बारात है, ये वाली रात जो है। और जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हम तक की खबर पहुँची कि आप फरमाती हैं कि मैं अपने हुजरा रहमत के अंदर आराम फरमा थी, मेरी रात को आँख खुली तो मैंने देखा
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। तो मैं निस्बतन मुझे तशवीश हुई, मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि हुजूर अपने बाकी जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके हुजरों में भी मौजूद नहीं, बल्कि हुजूर जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद हैं और निस्फ शब का आलम है। और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी जो है वो अल्लाह की अपनी जबीन नियाज अल्लाह की पाक बारगाह में पेश कर रखी है। और हुजूर अपने मरहूमीन के लिए, जन्नतुल बकी में जो मदफून लोग हैं उनके लिए और शुहदा के लिए दुआ फरमा रहे हैं। और एक रिवायत के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी उम्मत के लिए अल्लाह से खैर तलब कर रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने जब करीब पहुंची तो वो कहती हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर ने मुझे देखा तो मुस्कुरा के कहा, क्या आयशा तुम्हें मुझसे ये ख़तरा था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम्हारी किसी दर्जे की अकतलफ़ी होगी? कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि आप खैरियत से हैं और आप यानी हुजरा रहमत में मौजूद नहीं हैं, तो इसका क्या सबब है? हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता है आज ये कौन सी रात है? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आपने फरमाया आज शाबान की 15वीं रात है, यही रात जिसका तज़किरा आज हम कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया और ये इतनी अजीम शान रात है कि अल्लाह इस रात कबीला बनु कल्ब की जो बकरियां हैं उनके बालों के बराबर अपनी मखलूक की बख्शिश फरमाता है। सुभान अल्लाह। और आप सबके ज़ौक़ के लिए, सामीन और नाजरीन के ज़ौक़ के लिए बताता चलूँ कि अरबों में बकरियां पालना एक बहुत मामूल का अमल था। मुख्तलिफ कबाइल के अंदर का बकरियां जो है वो मौजूद हुआ करती थी। एक तो बनु कल्ब कबीला जो था वो सबसे ज़्यादा बकरियां रखने वाला कबीला था, सबसे ज़्यादा बकरियां उनके पास थी। और फिर उनके पास बकरियों की शोहरत ये थी, उनके हवाले से उनकी बकरियों की शोहरत ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बाल रखने वाली बकरियां थी। तो हुजूर ने उनकी मिसाल देते हुए फरमाया कि ये वो अजीम शान रात है जिस रात अल्लाह अपनी मखलूक पर इस तरह मेहरबान होता है। और फिर अल्लाह वैसे तो हर रात के आखिरी वक्त में जो है वो अजलाल फरमाते हैं अपनी शान के लायक पहले अर्श के ऊपर, अपने मकाम मखसूस से यहाँ पहले अर्श के ऊपर मखलूक की तरफ आता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि शाबान की रात ऐसी है कि इस रात के शुरू होते ही मगरिब के फ़ौरन बाद ही अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है, पहले अर्श पर आता है और अपनी मखलूक को मुखातिब करके निदा बुलंद की जाती है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला हो कि मैं उसे मग़फ़िरत अता करूं, है कोई जो मुझसे रहम तलब करने वाला हो मैं उसे रहम अता करूं, है कोई जो मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला हो मैं उसे रिज़्क़ अता करूं, और है कोई जो मुझसे आफ़ियत तलब करने वाला हो मैं उसे उस आफ़ियत जो है ना अपने आफ़ियत की आगोश में ले लूँ। तो ये इस निस्बत से, और हुजूर फरमाते हैं कि ये तुलूए फ़जर तक ये निदा और ये सदा बुलंद होती रहती है। फिर इन मुतबर्रिक साआतों में जो लोग अपना आप अपने रब के हुजूर पेश करते हैं, अपनी तौबा जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश कर, हुजूर तौबा पेश करते हैं तो अल्लाह उनके लिए रहमत का फरमान जारी फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं कि ये ऐसी अजीम शान रात है कि इसके अंदर अल्लाह हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल कर लेता है, हर आदमी को अपनी आगोश रहमत में ले लेता है, सिवाय किसके? सिवाय वो जो शिर्क पर डटा रहे, सिवाय उसके कि जो दिल में कीना रखता हो। और रिवायात में वैसे तो 6 जो हैं इसके जो वो हवाले बयान किए गए और उनमें एक बहुत बड़ा हवाला जो हम सब के लिए बड़ा गौर तलब है, फ़िक्र तलब है, वो ये है कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह उस रात मुशरिक की जो दुआ जैसे कबूल नहीं करता, कातिल की दुआ कबूल नहीं करता, इसी तरह हुजूर फरमाते हैं कि जो वालदैन का नाफरमान होता है अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल नहीं करता ता वक्ते कि वो अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी सच्ची और पक्की तौबा करते हुए अपने इस अमल से अपने आप को बाज ना कर ले। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इतनी ऐसी बरकतों वाली, सियादतों वाली, सआदतों वाली रात है कि इसकी निस्बत और ताल्लुक सिर्फ जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि जो आदमी रात को ये इबादत करे उसे चाहिए कि अगले दिन रोज़ा रखे। और इस रोज़े की भी यकीनन बहुत अहमियत और फजीलत है इसकी निस्बत और ताल्लुक से, क्योंकि जब हालत रात भर आप इबादत में गुजारते हैं गोया आपके दिल से जंग जो है वो गफलत का वो उतरता है और आपका अपने रब के साथ एक ताल्लुक कायम होता है यकीन की बुनियाद पर। और ये अल्लाह का वादा है अपनी मखलूक के साथ कि जब कोई उसके साथ यकीन के रास्ते से अपना ताल्लुक मजबूत करता है ना, तो वो उम्मीद के रास्ते से और रहमत के रास्ते से अपने बंदे को वसूल फरमाता है। जब कोई शख्स यकीन की दौलत लेते हुए, इसका साजो सामान लेते हुए, ज़्यादा सफ़र लेते हुए अल्लाह की तरफ सफ़र इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह 2 कदम आगे बढ़कर अपनी शान के लायक उम्मीद और रहमत के साथ उसकी तरफ जो है ना वो जाता है। और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी वही में दुली ज़ुबान से ये बशारत दी कि जब एक साहिब तकवा आदमी अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह एक मरतबा उसका जवाब देता है, लेकिन जब कोई गुनाहगार
अपनी सारे इज़्ज़ और नियाज के साथ अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसको 3 मरतबा आगे से जवाब देता है। सो इस दर्जे पे आप देखें कि ये बुनियादी तौर पे रहमतों का, बरकतों का, सियादतों का एक ऐसा अजीम शान ख़जाना है जिसे बहुत थोड़े वक्त में, जिसमें बहुत सारा खैर समेटा जा सकता है। हमें ये चाहिए कि इसकी कदर मंजिलत की निस्बत और ताल्लुक से इस रात को एक अल्लाह की तरफ से मोहलत तस्वुर किया जाए और इससे भरपूर इस्तिफादा किया जाए ताकि इस थोड़े से वक्त के अंदर अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक जो है वो पहले की निस्बत बेहतर हो सके। और ये हकीकत में उस रमजान की तैयारी है जो इसके बाद आने वाला है, इसलिए हुजूर ने इसको अपना महीना करार दिया। और शाबान की निस्बत से हुजूर फरमाते हैं कि शाबान तो एक ऐसा महीना है कि जिसके अंदर नेकियां इस तरह फलती फूलती हैं जैसे मौसम बहार के अंदर दरख्तों के ऊपर पत्ते फलते फूलते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि इंसान अगर थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत करे तो गोया इस रात के फौरन बाद अब चंद दिनों बाद आगे एक ऐसा अजीमुशान महीना शुरू होने जाता है जो रहमतों और बरकतों के साथ भरा हुआ। अच्छा, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है पीर साहब, मैं लास्ट पे ये सिर्फ इस पे कमेंट लेना चाहूँगी। इस रात पे हम जो शोरगुल करते हैं, पटाखे बजाए जाते हैं, इसके हवाले से क्या हमें तालीमात मिलती हैं? हम सबको ये जानना चाहिए कि ये रात तो अल्लाह के साथ रुजू करने की रात है और पूरी संजीदगी के साथ अपने साबका कोताहियों, गलतियों, गुनाहों के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करने का, एक मुजरिम, एक कैदी की कैपेसिटी में आपने अपने आप को अपने रब के हवाले करना और कहना है मालिक मैं गफलत का शिकार रहा, मैं हिदायत से महरूम रहा, मैं तेरे इस रसूल की निस्बत और ताल्लुक से पहुँचने वाले नूर से उस तरह इस्तिफादा नहीं कर सका, मैंने अपना वक्त ज़ाया किया, अपनी जान पर जुल्म किया और अब इस जुल्म के साथ मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 असासे हैं, एक शर्मिंदगी है, नदामत है जो मैं नहीं कर पाया, और दूसरा मेरे पास एक ऐसा पक्का वादा है कि अगर तू आज मेरे लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आइंदा अपने आप को इन मासियतों, इन गफलतों, इन गुनाहों से पाक करूँगा और अपने आप को तेरे रंग में रंगने की कोशिश करूँगा। ये रात तो बुनियादी तौर पे अपना तजिया करने की, अपनी नदामत अल्लाह की बारगाह में पेश करने की रात है। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो इस रात को भी गफलत का शिकार हो जाते हैं और उनका आलम ये होता है कि आप देखें ना, इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन है, वो तो इतना एहतराम एक दूसरे की प्राइवेसी का, एक दूसरे के आराम का इतना ख्याल करता है कि वो कहता है कि अब मस्जिद से जो बाजार की तरफ जाने वाला रास्ता है उससे भी मत रोका जाए कि लोगों के लिए इबादत के नाम पर रास्ता बंद करके तकलीफ ना पैदा की जाए। तो आप तसव्वुर कीजिए कि वो अजीमुशान खजाना और दीन कैसे हो सकता है कि आपको और मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि हम उस रात को गफलत में गुजारते हुए पटाखे छोड़ें, ये करें। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मैंने हदीस मुबारक आपके सामने बयान की, इससे ये हम तक पैगाम पहुँचता है कि हुजूर उसी रात के आखिरी पैर में अल्लाह की इबादत भी करते हैं। फिर हमें ये पता चलता है इस हदीस से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए मगफिरत करते हैं अपने मरूमीन के लिए, कब्रिस्तान जाते हैं और फिर अल्लाह के साथ आइंदा की ज़िंदगी के हवाले से वादे भी करते हैं। तो हम सबको भी इस रात को इसी अंदाज में अल्लाह के सामने जिक्र अज़कार के साथ अपने वालिदैन, अपने मरूमीन की कब्रों पे जाकर उनके साथ उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए और अल्लाह के साथ आइंदा की जिंदगी के हवाले से एक पक्का और पुख्ता मुसलमान वाला वादा जो है वो करना चाहिए, उसे दोहराना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कि आप यहाँ पर आए और इतनी खूबसूरत सी गुफ्तगू चल रही थी। टाइम की शॉर्टेज होती है लेकिन आप लोगों से हमें यहाँ पर इजाज़त लेनी पड़ेगी। हसन, जाते जाते आपसे एक और कलाम हम सुनना चाहेंगे। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, के तेरे फकीरों में ऐ शहरियार
भी हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मुल्की मईशत की बात करते हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मुआशी बदहाली अपने अरूज पर है। इस वक्त दरामदी और बरामदी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। LCs ओपन नहीं की जा रही हैं। पिछले दिनों IMF का वफ्द पाकिस्तान आया जो कि कर्जे की किस्त के हवाले से मुख्तलिफ शराइत सामने रख के वापस चला गया। कर्जा तो खैर अभी नहीं हमें मिला, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर IMF की जानिब कोई ना कोई नई शर्त ज़रूर सामने आ जाती है और इस कर्ज़े के ना मिलने या देर से मिलने की वजह से जो मुल्की मईशत पर दबाव पड़ रहा है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया में इब्हाम पाया जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है या होने के बहुत करीब है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आलमी इदारा मूडीज़ ने पाकिस्तान के हवाले से रेटिंग भी जारी की है। और जनाब, इस हवाले से भी बात करेंगे। कल जिस तरह डॉलर जो है वो कह लें कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। शराय सूद जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुकी है। 3% इजाफे के साथ अब वो 20% हो चुकी है। तो आज इस हवाले से बात करते हैं कि जनाब किस तरह ये जो चीज़ें हैं और ख़ासतौर पर मूडीज़ की रिपोर्ट के वाले से बात करेंगे कि इसका कितना नुकसान होने वाला है हमारी मईशत पर इस रिपोर्ट के आने के बाद। हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब माहिर मुआशियात है। हाकान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप हाकान साहब? Thank you so much. I am well. Good to be on Jago Pakistan with you. अच्छा हाकान साहब, कल मूडीज़ की रिपोर्ट आई है और हमें बताया जा रहा है, जो मैं पढ़ी थी इस रिपोर्ट के मुताबिक, कि हमारी कैटेगरी CAA3 में हम लोग फॉल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान को कतई तौर पे वहाँ जहाँ पे खड़े हैं वहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3.8 अरब डॉलर पे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आम आदमी के समझने के लिए 15 अरब डॉलर कम अज़ कम होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में, सो आपको 15 रुपए चाहिए, आपके पास 3 रुपए 80 पैसे हैं इस वक्त। इसको आम जुबान में समझिए। आपका जो रुपया है वो अंडर प्रेशर है। आपके हज़ार कंटेनर पोर्ट पे खड़े हुए हैं जो रिलीज़ नहीं हो रहे। आपकी एक्सेस इन जो इंटरनेशनल अदारे हैं, चाहे वो IMF है, चाहे वो मल्टीलैटरल्स हैं, चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कमर्शियल लोन है, उस पर बहुत कम है। इस सब को देखते हुए मूडीज़ ने ये समझा कि आपका जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो और बढ़ गया है। आप CAA1 कैटेगरी में थे, उन्होंने CAA2 नहीं किया, आपको CAA3 यानी कि 2 नॉचेस डाउनग्रेड किया। कि आपको उन्होंने ये कहा कि आपका रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें ये सिग्निफाई करना पड़ रहा है कि आप CAA3 में चले जाएं। बट इसकी थोड़ी सी जिस तरह हाकान साहब मैं पढ़ भी रही थी कि श्रीलंका की अगर देखी जाए ना, तो वो मूडीज़ की रेटिंग के मुताबिक वो जब CAA2 में था तो वो डिफ़ॉल्ट कर गया था। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ये चीज़ लिख रही थी और हम CAA3 में अब फॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो रिस्क फैक्टर है वो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मूडीज़ की आउटलुक में अगर देखा जाए ना, जो नज़र आ रहा था उसमें तो हम स्टेबल आ रहे हैं। सो ये आपने दोनों बातें बहुत दुरुस्त की हैं। CAA3 यही सिग्निफाई करता है कि रिस्क बढ़ा हुआ है, पर आउटलुक का स्टेबल होना फ्रॉम नेगेटिव जो है ये भी आपने अच्छा रखा सामने। अच्छा। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि अभी भी एक रे ऑफ होप है इन द शॉर्ट रन कि आप स्टेबल रह सकते हैं। और वो किस तरह रह सकते हैं? मैंने पिछले 14 माह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को बारहा ये बात कही है, कोई भी हुकूमत हो, कि आप IMF का दामन ना छोड़िए। जब भी आप IMF का दामन छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आपका रिस्क और डिफ़ॉल्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सो जो उम्मीद की एक किरण जो इस वक्त है वो यही है कि आप IMF के प्रोग्राम को 9th रिव्यू को कंप्लीट कीजिए। पाकिस्तान ने ये नवंबर में करना था, 3 नवंबर को पाकिस्तान मिशन आना था। मैं 3 मार्च को जागो प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और अभी तक आप ये देखिए कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पाए। मूडीज़ ने आपको स्टेबल करते हुए ये कहा है कि द ओनली होप इज दैट यू विल सिंक एन एग्रीमेंट विद द IMF, अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दैट विल ओपन अप कि आपके पास पैसे जो डॉलर हैं वो आना शुरू हो जाएं। पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में था चंद माह पहले, आज पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में है। हमें इसमें ग्रेटफुल होना चाहिए एक ही मुल्क का जो हमारा बेहतरीन दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड है। चाइना इज द ओनली कंट्री
जिसने $700 मिलियन दे के आपको थोड़ा सा आज भी सपोर्ट किया है, आप खुदारा IMF में वापस जाइए और उसके बाद कलीदी फैसले कीजिए, फंडामेंटल चीज़ों को तब्दील कीजिए, अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाकान साहब, अगर हम IMF से हमें कर्जा मिल जाता है और शराइत तो हम लोग मेरे ख्याल से 70 to 80% उनकी मान ही रहे हैं, पूरी कर भी रहे हैं और कुछ पूरी कर भी चुके हैं हम, तो क्या फिर हम कुछ स्टेबल हो सकते हैं या हमारी जो मुआशी हालत है, मैशियत है हमारी, वो कुछ स्टेबल हो पाएगी उसके बाद? तो ये भी आप सही कह रही हैं। इन द शॉर्ट रन हमने तकरीबन उनकी, मेरे ख्याल में तकरीबन सब शराइत सवाए इसके कि हमें बाहर से कर्जे कहाँ से आने हैं, उस पर बातचीत हो रही है, बाकी हमने सब पूरी कर दी है। सो आपकी ये बात दुरुस्त है। और दूसरी बात कि शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म एटलीस्ट जो नीचे जाना है, जो गिरावट है, वो रुक जाएगी। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर शायद वर्स्ट देख चुके होंगे और यहाँ से थोड़े से बेहतर होंगे, पर क्या हम 10-15 अरब डॉलर पे चले जाएंगे इन द शॉर्ट टर्म? ऐसा नहीं होगा। पर हम ऐसी सूरत में आ जाएंगे कि आपको जो डिफॉल्ट का बढ़ा हुआ रिस्क है जिससे हमने बातचीत शुरू की थी, वो नीचे आ जाएगा। सो जून 23 तक IMF का प्रोग्राम है, $2.5 अरब यहाँ से आएंगे, $2-3 अरब आपको आप ये मालियाती अदारे जो हैं जिसमें आप वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB डालें, इनसे आएंगे, कुछ पैसे फ्रेंडली कंट्री से आएंगे। सो आप गुजर बसर कर लेंगे, पर ये सारा बोरोड मनी है जिस पे आप गुजारा करेंगे। लेकिन हाकान साहब मुझे बताइए, IMF क्या एक कह लें कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट है बाकी मुल्कों की जानिब के, अगर IMF से हमें कर्जा मिलेगा तभी बाकी मुल्क जो हैं हमें कर्जा देंगे या हमारा हाथ पकड़ेंगे, अगर IMF हमसे मुंह मोड़ लेता है तो बाकी मुल्क भी हमें अकेला छोड़ देंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। आपकी इकोनॉमी ICU में है। ICU का दुनिया भर का एक ही इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है और उस इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का एक डॉक्टर है, उसका नाम है IMF। जो भी इकोनॉमी इस ट्रबल में आती है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि माली खसारा, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि इनफ्लोज ऑफ डॉलर एंड आउटफ्लोज ऑफ डॉलर का जब क्राइसिस आता है वो एक डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर का नाम IMF है। जब वो स्टैंप ऑफ अप्रूवल, जो वर्ड आपने सही यूज किया, देता है तो बाकी भी डॉक्टर कहते हैं कि ओके, अब हम इनको डैम बनाने के पैसे देंगे, अब इनको इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने के पैसे देंगे, हमारी कमर्शियल बोरोइंग शुरू हो जाती है, हमारी रसाई कामों में शुरू हो जाती है, हमारी एक्सपोर्ट की LCs खुलना शुरू हो जाती हैं, हमारी इंपोर्ट की LCs खुलना शुरू हो जाती हैं। आपकी बात 100% ये कौम को समझ लेनी चाहिए कि अगर IMF की अप्रूवल नहीं आएगी तो जिस तरफ हम चले जाएंगे वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पर द गुड न्यूज़ इज कि आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान ने बेशतर काम कर दिए हैं टू बी इन द फंड प्रोग्राम। मेरी ये बहुत ही होपफुल और बेस्ट केस सिनारियो है कि जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 1-8 हफ्ते में हो जाएगा और पाकिस्तान की जो इस वक्त डाउनवर्ड स्लाइड है स्पेशली ऑन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो रुक जाएगी और हम इस बहुत ही दलदल वाली सिचुएशन से थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं, बैड सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लास्ट कमेंट हाकान साहब ये देना चाहूँगी कि IMF से मुआहिदा होने जा रहा है, शराइत भी हम मुकम्मल कर रहे हैं, कर्जा हमें मिल जाएगा, लेकिन कल जो है शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है। पहले 17% थी, 3% उसमें इजाफा हुआ है, अब वो 20% हो गई है। तो इसमें क्यों इजाफा किया गया है, क्या वजह है? ये IMF की एक डिस्कशन है जिसके बाद मेरा ख्याल है कि ये नतीजा निकला है कि हमें शरह सूद में 3% इजाफा करना है। वो जब इसको प्योरली बाय द बुक देखते हैं तो वो इसको ये समझते हैं कि आपकी कोर इन्फ्लेशन जिसमें हम एनर्जी और फूड को निकालते हैं जो है वो 21% है रूरल एरियाज में और 17.4% है अर्बन एरियाज में। तो वो ये समझते हैं कि हमें इससे ऊपर अपनी शरह सूद को रखना चाहिए, तो उन्होंने उसको 20% करने की तजवीज़ दी जो हमारे स्टेट बैंक ने कर दिया। आई थिंक ये डिस्टर्बिंग है पाकिस्तान के लिए। इससे पाकिस्तान की जो हमारी कर्ज़ों की अदायगी है सूद की गवर्नमेंट की, उस पर भी बोझ पड़ेगा, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक्स पे भी बोझ पड़ेगा। बट इस वक्त ये IMF की एक ऐसी डिस्कशन है जिसके बाद ये चीज़ निकली है और हमें करना पड़ी है। पर आई होप कि ये हम ऑन द लास्ट वर्ज हों कि इससे बहुत ज़्यादा हमें आगे ना जाना पड़े और इससे मामला जो है वो हल हो जाए।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है। और यहाँ पे जनाब हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।